वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माय शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास N1 फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम सेट है, उसके क्वेश्चन को आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। और इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, किसी भी स्टेट में डाउट हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर उससे भी आपका सेटिस्फेक्शन नहीं होगा मेरे रिप्लाई का, सो फिर यू कैन कॉल मी। Clear? So now, question first says, which of the following are sets? Justify your answer. यानी आपके पास स्टेटमेंट दिया गया होगा और उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू चूज वेदर द कलेक्शन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ सेट और नॉट। अगर यह कलेक्शन किसी सेट को इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब है कि वह सेट जो होगा उसमें जो डेटा होंगे या एंटिटी होगा या एलिमेंट्स होंगे या ऑब्जेक्ट्स होंगे, वह सभी के सभी आइडेंटिफिएबल होंगे, सभी के सभी वेल डिफाइंड आइडेंटिफिएबल होंगे। दैट विल नॉट बी चेंज्ड पर्सन टू पर्सन। उसकी वैल्यू कभी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में वेरी नहीं करेगा। अगर मैं बोलूं कि यस दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू दिस सेट, तो किसी दूसरे पर्सन के लिए भी वही आंसर होना चाहिए, तीसरे पर्सन के लिए भी वही आंसर होना चाहिए जो मेरे लिए आंसर है। इसका मतलब यह नहीं कि मेरे लिए इस सेट का पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यह है तो दूसरे पर्सन के लिए उस सेट का पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वह चेंज हो गया, वह नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं होगा। सो 1 बाय 1 करके देखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरी बात को आसानी से और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, सो आप जानते हैं कि किसी एक ईयर के लिए जो ऑल मंथ्स हैं, सो हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन ए ईयर? ऑब्वियसली 12 मंथ्स होंगे। सो 12 मंथ्स में कौन कौन ऐसा मंथ होगा? ठीक है, क्योंकि कलेक्शन करना है किसका? उस सारे मंथ्स का जो बिगिनिंग विथ लेटर जे है। इसका मतलब है कि इसमें जनवरी आ जाएगा एंड जून आ जाएगा और जुलाई आ जाएगा। एनीवन मोर? नहीं। तो इसका मतलब है किसी भी पर्सन के लिए, चाहे मैं बोलूं या आप बोलें या थर्ड पर्सन, किसी से भी कह सकते हैं कि बताइए कितने ऐसे मंथ्स हैं इन अ ईयर जिसका फर्स्ट लेटर जे होता है। सो ऑब्वियसली द पर्सन विल से देयर आर 3 मंथ्स हुज बिगिनिंग लेटर इज जे। तो इसका मतलब है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल months of a year beginning with a J is well defined, is identified by any person, so it is a collection of set। तो इस तरीके से इसका जो होगा सेट का फॉर्मेशन पॉसिबल है। यस, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो इसको एक्सप्लेन हम करेंगे जिसको हम बोलते हैं कि जस्टिफिकेशन करना, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि द कलेक्शन of all months of a year beginning with the letter J, beginning with the letter J is a well defined collection of objects or elements or entities। ठीक है, और मेंबर्स, सभी एक ही चीज़ है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा। बिकॉज, क्यों होगा? क्योंकि वन कैन या एनी वन, ठीक है, एनी वन का मतलब है पर्सन। ठीक है, एनी वन कैन definitely identify a month of a year beginning
बिगनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, कोई भी पर्सन, जिस किसी पर्सन को बोलिए कि ऐसा बताइए नाम, ऐसा नाम, जैसे मान लेते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं सेट ए को, तो कौन कौन हो जाएगा? जनवरी हो जाएगा, जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। तो कोई भी पर्सन को आप बोल दीजिए, किसी भी पर्सन को बोलिए कि हाउ मैनी months are there in a year whose beginning letter is J. So the person will reply you that there are only 3 months of a year whose beginning letter is J. ठीक है, whose beginning letter is J. तो इस तरीके से कोई भी पर्सन ऐसा नहीं बोला कि मार्च भी हो सकता है, इसका अप्रैल भी हो सकता है, जुलाई तो होगा ही, जून भी होगा, एंड सो सो। नो, संसार का कोई भी पर्सन से पूछ लीजिएगा तो ये पर्सन टू पर्सन वैल्यू नहीं करता है। बोलेंगे हैंस द कलेक्शन, जिसके बारे में बोला जा रहा है, कलेक्शन इसके बारे में बोला जा रहा है, तो द कलेक्शन इज अ सेट। ठीक है, इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है, तो आपको समझाने के लिए बस ये। तो इस तरीके से पहला जो पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे इज अ सेट। क्लियर है? ठीक है, एनी डाउट? नो। सो लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट, सेकेंड वन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। सो आप बताएं, आप जज करें, तो आपके अनुसार से 10 राइटर्स जो होंगे, जो मोस्ट टैलेंटेड होंगे, आपके अनुसार से कोई और है, मेरे अनुसार से कोई और होगा जो मेरा फेवरेट होगा। 10 राइटर्स का ही तो नाम बताना ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं बोलूँगा एक्स, तो आप बोलेंगे नहीं, एक्स मेरे अनुसार से मोस्ट टैलेंटेड नहीं है, वाई है। थर्ड पर्सन बोलेगा नहीं, मेरे अनुसार से तो जेड है। ठीक है, जेड मतलब 10 पर्सन जो होंगे। ठीक है, 10 राइटर्स जो हैं वह जेड को रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ कि जेड का मतलब 10। मैं बोल रहा था एक्स का मतलब मेरे भी अनुसार से 10, लेकिन वह जो 10 पर्सन हैं, जो 10 राइटर्स हैं, वो मोस्ट टैलेंटेड मेरे अनुसार से है, बट आपके अनुसार से वाई है, मतलब कलेक्शन ऑफ 10 राइटर्स। ठीक है, किसी थर्ड पर्सन के अनुसार से जेड है, मतलब कि उसके लिए अलग है। सो ये इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, हैंस इट इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ सेट। तो लिखेंगे कि द कलेक्शन ऑफ, यह चीज़ द कलेक्शन ऑफ, मैं इसको डिक्टेट कर देता हूँ, आप उसको वीडियो को पॉज करके या जो है स्लो मोशन में आप करके आपको इसको लिख लीजिएगा। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, I'm repeating once again, the collection of 10 most talented of India is not well defined collection because the criteria, ठीक है, द क्राइटेरिया फॉर बीइंग द राइटर्स नेम, ठीक है, राइटर्स नेम होने के लिए, या द क्राइटेरिया बीइंग द राइटर्स टैलेंट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ तो इस तरीके से हम इसका जवाब दे दिए। अच्छा, थर्ड वन द कलेक्शन नहीं, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है। ठीक है, तो ऑफ द वर्ल्ड, संसार का। ठीक है, तो मेरे अनुसार से 11 जो होंगे उसका कुछ और नाम होगा, आपके अनुसार से कुछ और नाम होगा। ठीक है, कोई थर्ड पर्सन होगा, वो बोले कि नहीं मेरे अनुसार से तो ये पर्सन जो है ना वो बेस्ट बैट्समैन है ऑफ द वर्ल्ड। तो इट ऑल्सो वेरीज पर्सन टू पर्सन, हैंस इट इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ सेट्स। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होगा द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, द कलेक्शन ऑफ all boys, the collection of all boys in your
क्लास। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए इस क्वेश्चन के लिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अच्छा, आप अगर क्लास इफ यू आर स्टूडेंट, ऑफ कोर्स यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है। सो आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, 40 होंगे, 50 होंगे, मोर देन 100 भी हो सकते हैं, बट आप सबको आसानी से और अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से आप जानते हैं, ओ ही और सी इज माई क्लासमेट, ही और सी इज माई क्लासमेट। अच्छा, कोई अगर पर्सन पूछेगा, टीचर पूछेगा, ओके डू यू नो रमेश, सो आप बोलेंगे यस सर, रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑल्सो इज माई क्लासमेट। तो आप बोलेंगे कि यस ही इज माई क्लासमेट, आइडेंटिफाई उसको आसानी से कर सकते हैं, ओ रमेश है, ठीक है, वो तो मेरा क्लासमेट है। इसका मतलब है कि फ्रॉम योर क्लास हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, each and every student is well defined collection of all boys, well defined होगा, identified कर सकते हैं आप उसको, that's why it is a collection of set। तो collection of all boys in your class is a well defined collection because you can identify easily, you can identify a person who belongs to your class, it means what, the collection of all boys in your class is a collection of set, clear? Okay, now 3 4th 5th one, okay, 5th one, the collection of all natural numbers less than 100, ठीक है, तो लेस देन 100। अच्छा, इसको आप देखेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, लेकिन लेस देन 100 का मतलब है कि 1 2 3 4 करके अप टू कहाँ तक जाएगा, 99 तक, बिकॉज लेस देन 100 एंड नेचुरल नंबर मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अगर अप टू इन्फिनिटी तक होता तो लेस देन 1 के क्राइटेरिया को ओवरशूट कर जाता। इट मीन्स यहाँ पर देखते हैं कि अगर मैं कहूँ कि 5 इज अ मेंबर और 5 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सेट, तो आप बोलेंगे यस सर 5 इज अ मेंबर, यहाँ पर 5 होगा, ठीक है। कोई पर्सन बोलेगा कि 7 इज द मेंबर, हाँ 7 होगा। 99 यस ऑफ कोर्स, लेकिन 101 नहीं होगा। सो जितना मैं लिखूं वह आपके लिए भी एग्री होगा और सम पर्सन विल ऑल्सो एग्री, ठीक है, एनी पर्सन विल ऑल्सो एग्री। तो मैं कह सकता हूं कि जो डेटा मैंने लिखा, जितने भी ऑब्जेक्ट्स मेरे अनुसार से हैं वही ऑब्जेक्ट्स आपके भी अनुसार से होंगे, वही ऑब्जेक्ट्स किसी सम अदर पर्सन के लिए भी होंगे। इसका मतलब है कि द कलेक्शन ऑफ दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1 इज अ कलेक्शन ऑफ सेट, ठीक है, तो यह सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अ collection of novels written by writer मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, आप थिंक कीजिए, ठीक है, आप थिंक करेंगे। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितने भी नोवेल लिखे गए हैं उसका कलेक्शन, क्या यह सेट को रिप्रेजेंट करेगा? जितने भी नोवेल्स हैं क्या वह ऑब्जेक्ट होंगे किसी सेट का? अगर मैं कहूँ सेट एक्स या सेट ए, ठीक है, तो उस सेट के अंदर में जितने भी नोवेल्स का नाम होगा, क्या वह वो जो नोवेल्स होंगे, क्या मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए जो नोवेल्स हैं क्या यह सेट का फॉर्मेशन कर सकेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यस, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेट। वाई? बिकॉज मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखा गया नोवेल्स है वो मैं भी जानता हूँ, ठीक है, कौन कौन सा है, तो मान लेते हैं, मान क्या कि उसका नाम है गोदान है, गबन है, सेवा सदम है, प्रेम पचीसी है। इस तरीके से जितने भी नोवेल्स उन्होंने लिखे हैं मैं भी जान रहा हूँ, आप भी जान रहे हैं, पूरी दुनिया जान रही है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं अगर बोलूँगा कि रघुवंशम, ठीक है, तो रघुवंशम जो लिखा हुआ है वह कालिदास का लिखा हुआ है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, ये सभी जो मेघदूतम, जितने भी ये सभी जो बुक्स हैं वह सभी कालिदास के लिखे हुए हैं, मुंशी प्रेमचंद के लिखे हुए नहीं हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँगा कि
जितने भी नॉवेल्स हैं मुंशी प्रेमचंद के लिखे हुए वो आप भी जानते हैं, थर्ड पर्सन भी जानता है। इसका मतलब है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद इज अ कलेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6th वन विच इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ सेट। 7th वन द कलेक्शन ऑफ ऑल 11 नहीं, all even integers, all even integers, the collection of all even integers। इसका मतलब है कि जब हम कोई सेट को रिप्रेजेंट करें, मान लेते हैं सेट ए है, तो क्या क्या हो सकता है, ऑल तो सबसे पहले है और इवन भी है और इंटीजर्स। ठीक, तो इवन इंटीजर्स तो क्या क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 होगा, 4 होगा, 0 भी होगा। ठीक है, ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक, 4 6 8 10 सो एंड सो। ठीक, अच्छा, तो इस तरीके से -2 -4 -6 -8। ठीक, तो इस तरीके से इधर भी आएगा। तो कहने का मतलब जितने भी इंटीजर्स होंगे और उसमें इवन होंगे तो कलेक्शन जो होगा वह सभी क्या होगा, सेट्स होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो मेरे लिए भी वही होगा और आपके लिए भी वही होगा, किसी थर्ड पर्सन के लिए भी होगा। इट डज नॉट, यू वॉन्ट नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, यू वॉन्ट नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन, हैंस इट इज ए कलेक्शन ऑफ सेट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट 8th वन। 8th वन जो होगा, 8th वन जो है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, the collection of questions, the collection of questions in this chapter, in this chapter। ठीक है, तो क्या ये सेट होगा? देखिए, क्वेश्चंस हैं, ठीक, किसी दिस चैप्टर का मतलब है और उसका कलेक्शन। इसका मतलब है कि दिस चैप्टर कहने का मतलब दिस चैप्टर इंडिकेट्स, यहां पर जो है इंग्लिश से वर्ड है कि दिस चैप्टर, इसका मतलब है कि जिस चैप्टर के बारे में मैं जानता हूं उसी चैप्टर के बारे में बोल रहा हूं और उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो जो भी चैप्टर है जिसको मैं जानता हूं आप जानते हैं, ठीक, और उसमें जो क्या क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 हैं, तो मेरे भी अनुसार से नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 रहेंगे, आपके भी अनुसार से वही रहेंगे 6 और किसी थर्ड पर्सन के अनुसार से भी 6 ही रहेंगे। इसका मतलब है कि दिस इज अ कलेक्शन ऑफ सेट। क्लियर है? ओके, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। मान लेते हैं कि उस बुक को मैं जानता हूँ, उस बुक को आप भी जानते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि क्लास 11 चैप्टर 1 नेम इज सेट्स और उसके एक्सरसाइज 1.1 उसमें जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि उसमें 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस। तो मेरे अनुसार से भी 5 क्वेश्चंस है, आपके भी अनुसार से 5 क्वेश्चंस है, किसी थर्ड पर्सन के भी अनुसार से 5 क्वेश्चंस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ सेट्स। क्लियर? ओके, नाउ ये जो मैंने अभी एग्जांपल लिया 5 क्वेश्चंस मैंने कहा कि मे भी मान लेते हैं कि 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि उसमें कितने क्वेश्चंस हैं, आप उसको श्योर कर लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसमें झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार से मैंने उसको एक्सप्लेन किया क्योंकि अगर 5 क्वेश्चन है तो मेरे अनुसार से 5 होंगे, आपके भी अनुसार से 5 होंगे, किसी थर्ड पर्सन के भी अनुसार से क्या होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे। इसका मतलब है कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ सेट्स। ओके, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक, तो आपके अनुसार से डेंजरस एनिमल्स जो है कुछ और हो सकता है। 10 अगर बोला जाए, कलेक्शन ऑफ ऑल, ठीक है, मोस्ट ऑल बोला जा रहा है, ठीक है, जितने भी हैं मोस्ट डेंजरस कौन कौन है, तो आपके अनुसार से अगर लायन है या टाइगर है, मान लेते हैं टाइगर है, ठीक है, डेंजरस एनिमल्स के कलेक्शन में है, ठीक, और आपके अनुसार से रैट भी है, आपके अनुसार से काऊ भी है, मान लेते हैं कि 3 मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम आपके अनुसार से अकॉर्डिंग टू यू देयर आर 3 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। वन इज कॉकरोच, अनदर इज रैट, अनदर इज लायन। 3 हैं। तो मेरे अनुसार से कॉकरोच और काऊ जो है, कॉकरोच एंड रैट जो है वह डेंजरस नहीं है।
लायन है, मैं एग्री करता हूं कि लायन जो आपके अनुसार से डेंजरस है मेरे अनुसार से डेंजरस है, बट आपके अनुसार से कॉकरोच भी है और रैट भी है, मेरे अनुसार से कॉकरोच और रैट नहीं है, मेरे अनुसार से कॉ है एंड बफेलो है। किसी थर्ड पर्सन के अनुसार से लायन भी नहीं होगा, क्योंकि लायन वो पाल रहा है, पेट एनिमल है, उसके अनुसार से। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड vary person to person, hence it is not a collection of seeds. My dear friends, मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को का एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी बीट्स थे, देर वर 9 बीट्स, उसे मैं 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन किया। आपके पास जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया वो आपको अच्छा लगा होगा। आई होप मैंने बहुत ही अच्छे से कोशिश किया, बहुत ही बेसिक डिटेल वे में कोशिश किया है। और अगर आपको अच्छा लगे, पसंद का है, तो अपने दोस्तों में सब जो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।